मुझे पता है कि 90% जनता यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो सकती है। समझाता हूँ कैसे। नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने उस पर पॉजिटिव डाल दिया है, ये काफ़ी। हेलो गाइज, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज, हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूज कराने वाला टॉपिक है। अब गाइज, होता क्या है कि हमें रूल्स तो सारी पता होती है, लेकिन उन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है ये हमें सही ढंग से नहीं पता होती है। अब गाइज, थ्योरी पता होना और थ्योरी को सही जगह पर सही डायरेक्शन में अप्लाई करना दोनों अलग चीज़ होती है। तो गाइज, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं कि हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी एंड विद इन सेकेंड्स, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो इसको पूरा एंड तक देखते रहें, आपके सारे प्रॉब्लम्स आज खत्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले 2 से 3 मिनट दे मेरे को, मैं आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स बता दूं, फिर हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। लेकिन गाइज, यहाँ पर मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी रूल्स आपको बताए जाएंगे उसको आपको उसी प्रायोरिटी के हिसाब से, उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो भी आपका रूल नंबर 1 होगा, पहले आपको उसको चेक करना पड़ेगा। अगर उससे काम नहीं बना देन मूव टू रूल नंबर 2, अगर उससे भी काम नहीं बना देन मूव टू रूल नंबर 3 एंड सो ऑन। अब ऐसा नहीं कि मतलब मान लो मेरे को रूल नंबर 3 पहले याद आया तो मैंने पहले उसको चेक कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसी सीक्वेंस के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो गाइस, अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है, मतलब एक जैसे है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, एक जैसे। मतलब कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम स्टेबिलिटी। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम स्टेबिलिटी। मतलब कि मान लो अपन बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करें, तो ये रहा पहला और ये रहा बेंजीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप देखें, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक नहीं है, एक जैसे हैं। मतलब यहाँ अगर आप देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ भी अगर आप देखो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब बिल्कुल इक्विवेलेंट है। सो अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट है तो दोनों की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, एक जैसे। राइट, ठीक। तो अगला रूल ये है, अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा है। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड्स तो सब में सेम होंगे, आपको क्या देखना है, पाई बॉन्ड्स। मतलब जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतना ज़्यादा। बोले तो नंबर ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ pi bonds is directly proportional to the stability of resonating structure। ठीक, जिसमें pi bonds जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। ठीक, तो अगर गाइज इससे काम ना चले, इससे भी काम ना चले बोले तो अगर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे हो जाए कि दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक, तो फिर आपको क्या देखना है, अगर आपके पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, यानी कि कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि चार्ज सेपरेशन है, तो ऑब्वियसली न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। ठीक, न्यूट्रल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, चार्ज सेपरेशन, मतलब जिसमें चार्ज सेपरेशन हो। राइट, अब अगला रूल ये है, अगर ये भी काम ना करे, ठीक, तो आपको ये देखना है, मतलब मान लो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज है, तो आपको देखना पड़ेगा कि चार्ज किस एटम पे है। मतलब अगर मान लो गाइस, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो वो क्या माना जाएगा, वो मोर स्टेबल माना जाएगा। और वहीं पर
अगर पॉजिटिव चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है तो वो क्या माना जाएगा, मोर स्टेबल माना जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि an electronegative element can hold a negative charge and an electropositive element can hold a positive charge। मतलब अब ऐसे समझो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है तो वो स्टेबल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव दैट इज ऑल्सो स्टेबल। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब अगर आपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव दे दिया तो वो हाईली क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक, तो अगर गाइस इससे भी काम ना बने, मतलब ये समझे जरा बात को, अगर दोनों ही चार्ज्ड है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही चार्ज्ड है और जिस एटम पे चार्ज है वो भी सेम है, मतलब मान लो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव और दूसरे में भी C पे प्लस O पे माइनस, तो आपको क्या देखना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बोले तो अगर गाइस opposite charges are close to each other, अगर opposite charge पास है तो वो क्या होगा, more stable माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर similar charges या फिर same charge अपार्ट फ्रॉम ईच अदर हो, मतलब दूर हो, वो भी क्या माना जाएगा गाइस, स्टेबल माना जाएगा। मतलब ये है अपोजिट चार्जेस जितने क्लोज टू ईच अदर होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन उतना ज़्यादा काम करेगा, यानी कि वो उतना क्या होगा, स्टेबल। लेकिन अगर सिमिलर चार्जेस, मतलब एक जैसे चार्जेस मान लो प्लस आसपास है तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो मतलब और आपको पता है कि रिपल्शन जो होता है वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है, तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी कम। तो सीधे कहने का मतलब अगर लाइक चार्जेस पास है तो वो लेस स्टेबल होगा, लाइक चार्जेस दूर है तो वो मोर स्टेबल होगा। अगर अपोजिट चार्जेस पास होंगे दैट इज मोर स्टेबल, अपोजिट चार्जेस दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कम। ठीक, तो इसी रूल के साथ आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त प्रॉब्लम के साथ। ओके, तो इन रूल्स का यूज़ करते हुए आपको करनी है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व, इनकी स्टेबिलिटीज़ को आपको कंपेयर करनी है। तो गाइज आप पॉज करें वीडियो को, ट्राई करें खुद से। ठीक, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी। गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग, इन रूल्स को आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करनी है, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लड्डू वाले प्रॉब्लम से, फिर धीरे धीरे लेवल को उठाते चलेंगे, राइट। अब गाइज देखो, ये तीनों जो है ये कार्बोनेट आयन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो अगर मैं इनको देखूं, आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये जो तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है। कैसे, देखो, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, मतलब बिल्कुल तीनों के तीनों जो है इक्विवेलेंट है। और मैंने पहले ही रूल में आपको कहा था कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम स्टेबिलिटी, मतलब तीनों की स्टेबिलिटी एक जैसे होगी, यानी कि एक स्टेबिलिटी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक, तो आई होप आपने बिल्कुल सही किया होगा, राइट। तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो ये गाइस है 1,3-ब्यूटाडाइन और ये इसके हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, क्या दोनों इक्विवेलेंट है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, तो फिर हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अच्छा, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 1-2 पाई बॉन्ड्स है और यहाँ पर देयर इज ओनली 1 पाई बॉन्ड, और जिसमें पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होगी दैट विल बी मोर देन बी। ठीक, तो मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी, राइट। ओके, तो मूव करते हैं अगले की तरफ, और ये गाइस बेंजीन और ये बेंजीन का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। ओके, तो सबसे पहला रूल, क्या दोनों इक्विवेलेंट है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आपको देखनी है। अच्छा, यहाँ पाई बॉन्ड 1 2 3
और यहाँ पाई बॉन्ड 1 2, तो मतलब A जो है दैट इज मोर स्टेबल देन B, राइट। तो आई होप इसको आपने बिल्कुल सही तरीके से किया होगा, ठीक। तो मूव टू नेक्स्ट। ओहो हो, तो गाइज ये काफ़ी मतलब धोखा देने वाली सवाल है। अब मुझे पता है कि 90% जनता यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो सकती है, समझाता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पर आपको पहली नज़र में क्या दिख रहा है, पहली नज़र में ये दिख रहा होगा यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हमने उस पर पॉजिटिव दे दिया है, मतलब ये जो है लेस स्टेबल हो जाएगा, मतलब B इज लेस स्टेबल देन A। और जैसे ही आपने इसको लिखा आपने अपने खाते में -1 जोड़ लिया, क्योंकि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। कैसे समझाता हूँ, मैंने आपसे कई बार कहा कि आपको इन रूल्स को सिक्वेंशियली फॉलो करनी है। तो पहले आपको क्या चेक करना है, क्या ये इक्विवेलेंट है, बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, इसमें पाई बॉन्ड 0, इसमें पाई बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो मतलब B इज मोर स्टेबल देन A। तो गाइज क्योंकि यहीं पर ही अपना काम बन गया तो चार्ज देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत भूलना, राइट। तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो ये गाइज फिनॉल के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और हमें कंपेयर करनी है इनकी स्टेबिलिटी, राइट। अब गाइज अगर आप इन सबको ध्यान से देखो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि अपना ये जो A है और ये जो E है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है, इक्विवेलेंट। हाँ, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट। क्यों? डबल सिंगल डबल सिंगल OH, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल OH, राइट। तो मतलब कि A और E की स्टेबिलिटी जो है वो सेम होने वाली है। अच्छा, और आपको ये भी नज़र आएगा कि जो B है और D है ये दोनों भी गाइस क्या है, इक्विवेलेंट। कैसे देखो, सिंगल माइनस सिंगल डबल OH, सिंगल माइनस सिंगल डबल सिंगल OH, ठीक। तो इन दोनों की भी स्टेबिलिटी भी क्या होने वाली है, एक जैसे, यानी कि B इज इक्वल टू D, ठीक। और C की स्टेबिलिटी वो अलग होने वाली है, ठीक। अब इन तीनों में कैसे कंपेयर किया जाए, देखो पहले मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ध्यान देना जरा, अगर आप पाई बॉन्ड्स काउंट करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो मतलब कि सबके सब दे आर हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पे अपना काम नहीं होने वाला। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, हाँ, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज्ड, मतलब A और E ये जो दोनों है दे आर न्यूट्रल, यानी कि जो A और E है, A इज इक्वल टू E, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम, राइट। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि चार्ज किस एटम पे है, चार्ज मतलब BCD में चार्ज किस एटम पे है, ठीक। अगर आप ध्यान दो, O पे प्लस C पे माइनस, O पे प्लस C पे माइनस, O पे प्लस C पे माइनस, मतलब तो ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इससे भी अपना काम नहीं चलने वाला। तो हमें गाइस क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जी हाँ, अब गाइस ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ऑपोजिट चार्जेस हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और इनके बीच में ऑपोजिट चार्जेस के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम। तो मतलब जो B और D है, B इज इक्वल टू D, ये ज़्यादा स्टेबल होगी किसके कंपैरिजन में, हाँ, C के कंपैरिजन में, और ये है आपका जो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। तो आई होप आपने बिल्कुल सही किया होगा, ठीक। तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ अगर तुम देखो, ध्यान से देखो, क्या दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ 1 पाई, यहाँ भी 1 पाई, तो इससे भी अपना काम नहीं होने वाला। फिर न्यूट्रल एंड चार्ज्ड, नहीं साहब, इससे भी नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ही क्या है भाई, चार्ज्ड, राइट। ओके, तो फिर हमें देखना पड़ेगा चार्ज किस एटम पे है, राइट। अब देखो यहाँ आपको C पे माइनस, O पे माइनस,
आपको बढ़िया से पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा एज कंपेयर टू कार्बन। बोले तो ये जो अपना बी है, दिस बी विल बी मोर स्टेबल देन योर ए। ठीक, ओके, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया सा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से आप करें। ओके, तो पहले मैं अगर आप देखूं क्या इनमें से कोई इक्विवेलेंट है, जी नहीं। ठीक, फिर चलते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1। तो गाइज इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो ए और सी की स्टेबिलिटी है ये मतलब बी और डी से क्या होने वाली है, ज़्यादा। ठीक, अब ये कैसे सोचा जाए कि ए और सी में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो अगर मैं देखूँ ये दोनों ही चार्ज है, फिर हमें देखना है कि चार्ज किस एटम पे है। समझे जरा बात को, N पे प्लस, N पे माइनस, N पे प्लस, C पे माइनस। अब देखो ये N पे प्लस, N पे प्लस, ये तो दोनों पे कॉमन है, राइट। अब अगर आप देखो N पे नेगेटिव, C पे नेगेटिव, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि ए इज़ मोर स्टेबल देन सी, राइट। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ, देखो फिर हम क्या देखते हैं, चार्ज। हाँ, चार्ज किस पोजीशन पे है, सी पे प्लस, एन पे माइनस, सी पे माइनस, एन पे प्लस। तो गाइस आप ध्यान दें कि नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने उस पर पॉजिटिव डाल दिया है, ये काफ़ी स्टेबल वाली कंडीशन नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, यानी कि बी विल बी योर मोर स्टेबल देन डी, और ए सी बी डी दिस इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट। अब गाइज ये 3 ईथर्स हैं, ठीक। तो अगर मैं देखूं क्या कोई इक्विवेलेंट है, जी नहीं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ये क्या है, हाँ 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1। तो गाइज इसका मतलब है सी की स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, मतलब सी सबसे पीछे जाने वाला है, राइट। अब ए और बी में अगर मैं देखूं फिर हमें क्या देखना है, हाँ न्यूट्रल, और गाइज न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड। तो ये गाइज न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज्ड, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी, और ये हो गया क्या, इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। ओके, तो मूव टू नेक्स्ट। ओके, तो गाइज ये इसको बोलते हैं गाइज आइसोसाइनेट, जिसको आप हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के अंदर इंटरमीडिएट के रूप में देखते हो, राइट। ओके, तो अगर मैं बात करूं इन चारों की, क्या कोई इक्विवेलेंट है, बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, लेकिन यहाँ 1। तो गाइज ये जो B है ये कहाँ जाने वाला है, सबसे पीछे, राइट। ओके, फिर हमें क्या देखना है, न्यूट्रल। अच्छा, क्या कोई न्यूट्रल है, जी हाँ, ए। सो ए की स्टेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होने वाली है, यानी कि ए इज़ मोस्ट स्टेबल, ठीक। अब बचे कौन, बी और सी। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं फिर क्या देखना पड़ेगा, हाँ चार्ज, मतलब चार्ज किस पोजीशन पे है, किस एटम पे है, राइट। ओ पे माइनस, एन पे प्लस, एन पे माइनस, ओ पे प्लस। अब गाइस अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऑक्सीजन जो है यहाँ, अब ध्यान दे थोड़ा सा, O पे माइनस, इधर N पे माइनस। आपको पता है O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, N के कंपैरिजन में। तो ये जो है ये निगेटिव चार्ज को ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि B इज़ मोर स्टेबल देन D। तो दिस इज़ द ओवरऑल क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक। तो गाइज बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अंत भला तो सब भला, तो ए बी सी, राइट। तो अगर मैं देखूं क्या कोई इक्विवेलेंट है, जी नहीं। अच्छा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, यहाँ कितने पाई बॉन्ड्स, 1 2, यहाँ कितने पाई बॉन्ड्स, 1, यहाँ कितने पाई बॉन्ड्स, 1।
तो गाइज इसका मतलब साफ साफ है कि जो ए की स्टेबिलिटी सबसे मोस्ट होने वाली है। और बी सी में अगर गाइज मैं देखूं, मुझे ये दिख रहा है क्या कोई न्यूट्रल है? जी नहीं। अच्छा, हमें फिर ये देखना पड़ेगा कि चार्ज किस एटम पे है, राइट। यहाँ पे अगर तुम देखो सी पे प्लस, सी पे माइनस, सी पे माइनस, सी पे प्लस, एन पे प्लस। और गाइज अगर आप सब कुछ भी छोड़ दो, मैंने आपसे कहा था कि जिसमें चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर 1 2 चार्ज सेपरेशंस, यहाँ पर 1 2 3 4 चार्ज सेपरेशंस, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे कम होने वाली है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि बी इज मोर स्टेबल देन सी, राइट। तो गाइज आई होप आपने सबको ट्राई करा होगा। तो गाइज अब मैं बता देना चाहता हूँ कि कईयों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमने तो सुना था कि कुछ ऑक्टेट नाम का होता है जिसको चेक किया जाता है। गाइज इसको चेक कर लिया ना, सारा कुछ इसी में आ गया, कोई अलग से ऑक्टेट देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।